देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है लास्ट क्लास कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज हम लोग जो है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, जैसे कि उसका ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। ये फॉर्मेट हम लोग को सीखना है। तो देखो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, तो पहले कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है वो तुम लोग को पता होना चाहिए, जो कि देखो जिनका है अभी उनको तो हम करवा रहे हैं नॉर्मली। फाउंडेशन लेवल पे ये होता है या 11-12 पे होता है, ठीक है। ये देखो जैसे पीएल का स्टेटमेंट कंपनी का कैसे बनेगा, नेम ऑफ कंपनी, ये चाहो तो ये शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी मुझे लगता है सभी ने यही फॉर्मेट पढ़ रखा है, तो नया तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले सेल के जगह लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब जो आइटम हम लोग पीएल में लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड में, वो अदर इनकम होता है। फिर दोनों को टोटल कर देने से टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस, इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं, तुम लोग भी ऐसे रख सकते हो, सीपीसी ईएफडीओ। ये दिख रहा है पहला जो लाइन है, इसके बेसिस पे CPCEFDO इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि इसको सीक्वेंस में याद रखने से ही अच्छा है, ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस हम समझा देंगे कैसे होता है। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। देखो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, उसमें हमें इतना ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं होगा। वैसे हम लोग जब कैश फ्लो कर रहे थे तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में तुम लोग को बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर देखो एक्सेप्शनल आइटम हटेगा तो रहेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हट जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का दो पार्ट, लेकिन इतना हमें जरूरत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये काफी है। बाकी ये इतना जो दिया हुआ है ना, बेसिक, डाइल्यूटेड, अर्निंग पर शेयर, ये सब का हमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो इनकम वाला है यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, उसके बाद ये एक्सपेंसेस का डिटेल CPCEFDO फॉर्मेट में याद रखना है तुम लोग को। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे, टैक्स लेस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस इतना हमारे लिए काफी होता है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड आएगा सबसे पहले, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये सब नॉर्मली हमें क्वेश्चन करने के लिए कभी नहीं आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में इसके बारे में कोई डेटा दे दिया, जरूरत नहीं है इसीलिए। फिर उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है उसका हेड देख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में जैसे हम लोग का लॉन्ग टर्म का लोन आ जाएगा, कोई डिवेंचर वगैरह है वो आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी जरूरत नहीं होता है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर कुछ है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये मेन मेन पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में मतलब दिया जा सकता है तो उसको हमें फिलअप करना पड़ेगा। फिर करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब जो 12 मंथ से कम का बोरिंग है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। अदर करेंट लाइबिलिटी जैसे कि आउटस्टैंडिंग वगैरह, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। एसेट्स में पीपीई का मतलब फिक्स्ड एसेट होता है, इसका दो पार्ट हो जाएगा फिक्स्ड एसेट का। ये एक्चुअली टेंजिबल वाला, ठीक है। इनटेंजिबल को अलग से लिखा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब ऐसा काम जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब अगर इनटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस में है, जैसे कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे, वो अभी भी डेवलप नहीं
हुआ है पूरा पूरा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे कि वो नॉर्मली पीपीई यानी फिक्स टेंजिबल एसेट के बारे में होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ तो अभी तक, तो बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए किया गया है, डेफर्ड टैक्स का कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम लोगों ने किसी को लोन या एडवांस दिया है। अदर कोई नॉन करेंट एसेट अगर है, और करेंट एसेट में जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकता है, ट्रेड इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करेंट एसेट जैसे कि प्रीपेड, एडवांस, ये सब ठीक है, प्रीपेड वगैरह। एडवांस हुआ तो यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये डिटेल्स हो जाता है। बाकी देखो यहाँ पर रिजर्व में क्या क्या आएगा, सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो रटने का चीज तो है नहीं। जैसे फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, तो क्या इसके अलावा नहीं आएगा? आएगा। ये तो एक डिटेल्स दिया हुआ है कि हाँ ये सब हो सकता है। तो ये रट के क्या करोगे, रटने वाला चीज तो है नहीं, ठीक है। यहाँ तो काफी सारा चीज दिया हुआ है, हमें खुद से समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या आएगा। तो हाँ, बेसिक सा फॉर्मेट पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोग का पीएल है, इसको कैसे याद रखना है वो हम बता देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब ठीक है। तो हम लोग का जो ट्रेडिंग, जो ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिंग पीएल बनता है, उसके साथ हम थोड़ा कंपेयर करके बताते हैं, मेनली इस चीज को याद रखने के लिए। ये सीपीसी, ये एफटी, ठीक है। अच्छा देखो हम यहाँ पर दिखाते कैसे, सेकंड देख लेते हैं, कोई वेट तो नहीं कर रही। गुड मॉर्निंग श्री। अच्छा देखो, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जो ट्रेडिंग बनाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो ट्रेडिंग बनाते हैं उसमें क्या क्या लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक में आता है रॉ मेटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉकिंग ट्रेड, ये सब आ सकता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा टू परचेज, परचेज में आ जाएगा रॉ मेटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्लोज हो जाएगा। और इधर हम लोग का क्या आएगा, बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंडर क्या क्या आएगा, जो यहाँ पर आया है ओपनिंग स्टॉक में, रॉ मेटेरियल आ जाएगा, डब्ल्यूआईपी आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा और स्टॉक इन ट्रेड। और यहाँ पर सेल में आ जाएगा हम लोग का फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब देखो हम समझाते हैं यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग का क्या क्या आ गया, देखो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग का आ गया रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड। परचेज में भी रॉ मटेरियल है, और अगर देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक में भी रॉ मटेरियल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये हम लोग का जो नया फॉर्मेट है, मतलब नया इन द सेंस यही सभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पुराना फॉर्मेट तो किसी ने पढ़ा है बल्कि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पुराना फॉर्मेट काफी पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना हम लोग का,
कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो मैंने बोला ना कैसे याद रखना है, सीपीसी एफडीओ, तो पहला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में ये मेटेरियल कंज्यूम्ड कब आता है, मेटेरियल कंज्यूम्ड कब तब आता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तभी मेटेरियल खरीदेंगे, नहीं तो मेटेरियल क्यों खरीदेंगे, अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो ही मेटेरियल खरीदते हैं, अदरवाइज नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ का रॉ मेटेरियल देखें, मान लो ये रॉ मेटेरियल हम लोग के पास है 100 यूनिट, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। करेंटली हम लोगों ने मान लो रॉ मेटेरियल परचेज कर लिया है 500 यूनिट, ठीक है, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मेटेरियल पड़ा हुआ है 300 यूनिट। तो ये तीनों चीजों को अगर हम लोग मतलब क्या बोले, मतलब एक साथ इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमें क्या मिलेगा पता है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा। ये देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सिंपल ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सभी ने किया है, देखो मतलब अकाउंट्स में भी किया होगा, ठीक है, जिनका कॉस्ट रहता है वहां भी किया होगा, हर जगह पे बजट कॉस्टिंग जिन्होंने कर लिया है वहां पर भी होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये एडजस्ट करेंगे तो देखो वैसे फॉर्मेट के हिसाब से ये दोनों ऐड और इधर लेस हो जाएगा, तो मैंने यूनिट लिख दिया 100 प्लस यहाँ पर हो गया 500 और यहाँ पर मैंने कर दिया 300। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, 600 माइनस 300 यानी 300 यूनिट, ठीक है। 300 यूनिट मेरा आ गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर हमारे पास इसका पर यूनिट कॉस्ट रहे तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। अब सबका अलग अलग हो सकता है कि प्रीवियस वाला अलग था, ओपनिंग वाला अलग था, ठीक है। हम एक बार मान लेते हैं कि ये हम लोग का पूरा ही सेम रेट का स्टॉक था, तो अगर मान लो 10 रुपीज करके है तो 3000 रुपीज का हम लोग का हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। 3000 रुपीज का हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो हम एक बार ना चेक करते हैं कि कोई और, वेट, ये गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशु। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो मुझे ना साउंड नहीं आ रहा है जब तुम लोग एंटर कर रहे हो, इसीलिए हम तुम लोग को मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एंटर करना चाह रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर भी हम बीच बीच में चेक कर रहे हैं, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यूज है शायद, ठीक है। अगर तुम लोग कोई भी आउट हो जाते हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करो, ठीक है, कि हम निकल, मतलब मुझे एक्सेप्ट कीजिए बोल के, ठीक है। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम लोग वेट कर रहे हो तो वेट ही करते रह जाओगे, बाई मतलब आवाज मुझे नहीं आ रहा है जब एंटर कर रहे हो, तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया, नहीं तो तुम लोग वेट करते रह जाओगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वैल्यू में हो गया, ठीक है। अच्छा तो इससे हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो सीपीसीईएफडीओ, तो सबसे पहले है अगर सी, सी फॉर क्या है, सी फॉर है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये याद रखना है, ये याद हो जाता है करते करते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड बोलेगा तो हमें ये चीजों को कलेक्ट करके उससे आंसर निकालना है, ठीक है। अगर मुझे बोलेगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम निकालो, मतलब वो तो बोलेगा नहीं, अगर ट्रेडिंग पीएल बोलेगा और हमारे पास अगर क्वेश्चन में ये देखो अगर मेटेरियल है, मेटेरियल तब रहेगा अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम इस तरीके से निकल जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड का बोल रखा है, मतलब ये वाला स्टॉक इन ट्रेड बोल रखा है, ठीक है। अच्छा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्यों बोला है, देखो WIP क्या है पता है, WIP ये है कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो पहले हम लोग रॉ मटेरियल से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल से एक्चुअली हम लोग बनाना चाहेंगे फिनिश गुड्स, लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जो बन रहा है इन द मीन टाइम यहाँ पर WIP हो सकता है, ठीक है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस की काम चल रहा है, जब तक वो फिनिश गुड्स में ना चला जाए तो रॉ मटेरियल पहले WIP फिर WIP से फिनिश गुड्स, मतलब एक ट्रांजिशन प्रोसेस तो होता है ना। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक
ऑफ WIP रह सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP रह सकता है। WIP कभी परचेज में नहीं हो सकता है, क्योंकि WIP क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग का जो है एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर मान लो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फ्रिज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मान लो फ्रिज का जो है बाहर का जो मतलब अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह लगते हैं वो रेडी है, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मतलब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो WIP में है। तो खुद ही सोच के देखो, ये WIP का कंसेप्ट जो है ना, वो हम लोग का कभी परचेज में आ ही नहीं सकता। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि परचेज में रॉ मटेरियल लिखा है, लेकिन फिनिश स्टॉक इन ट्रेड लिखा है, लेकिन दो चीज नहीं लिखा हुआ है, WIP और फिनिश गुड्स नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इतना सारा चीज बोलने का रीजन ये है कि जब क्वेश्चन में डेटा रहेगा ना, वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन से जगह पे जाने वाला है, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो WIP जो है वो हम लोग का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, ना तो परचेज में आएगा, ना तो कहीं और आएगा। देख लो, तो WIP का कंसेप्ट तुम लोग को कहाँ दिखेगा, ये देखो। अच्छा, तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मुझे कभी कभी लग रहा है मुझे मेरा आवाज आ रहा है या स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है ना तो रीज्वाइन करो, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो रीज्वाइन। हर्ष को नहीं दिख रहा है, सर बोल रहे हैं, तो हर्ष एक बार रीज्वाइन करो। दिख रहा है हर्ष को स्क्रीन? यस मैम, ठीक है अभी। ठीक है, देखो। तो यहाँ पर जो WIP वाला कंसेप्ट है वो कहाँ पर है, देखो WIP का यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। वो हम बताते हैं क्या होगा। ये देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोल रहा है परचेज में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड ही आएगा। तो फिर मैंने तो रॉ मटेरियल में लिखा है, यहाँ पर क्यों नहीं आया? देखो, वहां जो नया फॉर्मेट है ना, मतलब जो जिस फॉर्मेट से हम लोग क्वेश्चन करने वाले, वहां पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इसीलिए आ रहा है क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ चुका है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सी फॉर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, उसी में हम लोग का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ चुका है। इसीलिए सी के बाद जो पी वाला डेटा है, मतलब मैंने बोला ना, याद रखना है, CPCEFDO, ठीक है, DO, इससे तुम लोग को याद रह जाएगा, CPCEFDO। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर क्या होता है, पी फॉर होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो परचेज स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों होगा, ये दिमाग में आना चाहिए ना। रॉ मटेरियल क्यों नहीं होगा, रॉ मटेरियल भी तो परचेज करते हैं, ऑब्वियसली परचेज करते हैं, बट वो तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ चुका है, इसीलिए ओनली परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल नहीं आया बिकॉज वो कंज्यूम्ड में आ गया। WIP किसी से कोई परचेज नहीं करता है, वो तो अपने बिजनेस का एक स्टेट है, जो प्रोडक्शन का स्टेट है, ठीक है, कि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, इसीलिए वो कोई परचेज नहीं करता है। अच्छा, अब यहाँ पर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, फिनिश गुड्स क्यों नहीं परचेज हुआ? क्योंकि जो प्रोडक्शन करते हैं उनका फिनिश गुड्स तो वो खुद बनाते हैं, थोड़ी ना दूसरे से परचेज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए परचेज में हम लोगों का
दो चीज आ सकता है, या रॉ मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कंज्यूम्ड में आ गया। अब ये फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड एक जैसा सुनने में तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। देखो एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए फिनिश गुड्स क्या है, वो पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको उससे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन का काम जब बीच में रहता है तो जो कंडीशन है प्रोडक्ट का वो WIP में रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनता है, तो वो थोड़ी ना किसी से फिनिश गुड्स खरीदेंगे। तो फिर ये स्टॉक इन ट्रेड क्या है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते तो नहीं है लेकिन अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, मोबाइल तो बेचती है, लेकिन आजकल देखोगे ना मोबाइल खरीदने से मोबाइल के साथ एक कवर भी दे देता है, ठीक है, पहले नहीं देता था, कवर भी देता है। तो अब किसी को पसंद आए, ठीक ना आए, तो फिर वो दूसरा कवर यूज कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन मोबाइल वालों की तरफ से आता है। तो अब मान लो कोई वो कवर मैन्युफैक्चर नहीं करता है बट मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, तो वो कवर किसी ऐसे कंपनी से खरीद रहा है जो वो कवर बनाती है, ठीक है, तो वो कवर खरीदता है, तो वो उसका हो गया स्टॉक इन ट्रेड। मतलब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऐसा गुड्स जिसको हम लोग मॉडिफाई किए बिना ही बेचेंगे। मतलब मोबाइल तो मुझे बेचना है, ठीक है, और मोबाइल के साथ मुझे कवर भी देना है, लेकिन कवर हम नहीं बनाते बट मोबाइल बना के बेचते हैं, तो वो कवर हम किसी और कंपनी से खरीद लेते हैं, फिर अपने कस्टमर को मेरा प्रोड्यूस किया गया मोबाइल एंड उसके साथ उसका खरीदा गया कवर दोनों दे देते हैं। तो वो कवर को हम लोग क्या करते हैं, एज ए स्टॉक इन ट्रेड यूज करेंगे, वो ट्रेडिंग गुड्स हो गया, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन किए बिना ही बेच देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये परचेज में भी आ गया। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब समझ में आया होगा, जिस ऐसे प्रोडक्ट जो बने बनाए हमारे पास आ रहे हैं जिसको हम लोग मॉडिफाई किए बिना ही बेच देंगे, ठीक है। और रॉ मटेरियल से WIP से फिनिश गुड्स, ये तो एक पूरा सिचुएशन हो गया, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जब हम लोग किसी और से उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है। परचेज में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड आता है, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल आ सकता था बट वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर होता है, ठीक है। अब CPC, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है चेंजेस। देखो मुझे तो याद है हम लिख रहे हैं, तुम लोग को याद करना पड़ेगा, और अगर 11 12 में याद कर लिए हो तो अच्छा बात है। देखो चेंजेस इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, चेंजेस इन क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो चेंजेस इन क्लोजिंग स्टॉक, देखो मैंने स्टॉक लिखा है एक्चुअली, मुझे आवाज नहीं आ रहा है ना आज, इसीलिए प्रॉब्लम है, वेट कर रहे हो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा मुझे ना आवाज नहीं आ रहा है, जब तुम लोग एंटर कर रहे हो फिर से बता दे रहे हैं मुझे, एक बार थोड़ा सा व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, कि अगर आउट हो जाते हो तो। अच्छा तो चेंजेस इन क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्या क्या आएगा, देखो चेंजेस इन क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग का क्या क्या आता है यहाँ पर, देखो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, ठीक ठीक है। तो चेंजेस इन ऐसे लिखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री लिख दो जो अभी चल रहा है, ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इसमें क्या क्या कवर होता है, देखो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, WIP कॉमा देके स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, कॉमा देके फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये सब आता है। देखो यहाँ फॉर्मेट में लिखा हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड। अब चेंजेस का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, तो तुम लोग अगर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देखोगे तो रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल का निकाल सकते हो, बट यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं दिया है, फॉर्मेट में रॉ मटेरियल नहीं दिया है। ऐसा क्यों, रॉ मटेरियल क्यों नहीं दिया है? क्योंकि रॉ मटेरियल का जो चेंजेस है हम यहाँ लिख के काट देते हैं, रॉ मटेरियल का जो चेंजेस है ना ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसी को बोलते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग का चेंजेस को ही बोलते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो वो तो मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ही कवर हो जाता है। इसी वजह से जो C फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्री है वहां पर रॉ मटेरियल कवर नहीं होता है। तो फिर क्या क्या कवर होगा, WIP का चेंजेस कवर होगा, फिनिश गुड्स का चेंजेस कवर होगा, स्टॉक इन ट्रेड का चेंजेस कवर होगा। ये देखो WIP का कवर होगा, फिनिश्ड गुड्स का कवर होगा, और स्टॉक इन ट्रेड का
कवर होगा, ठीक है, ये सारे चीज कवर होंगे। ये देखो अब इसमें निकालना क्या है, कुछ नहीं, चेंजेस यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग क्लोजिंग का रूल्स क्या होता है, देख तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो नॉर्मल रूल्स जो है वो ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग का बोलो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, बोलो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक है तो क्या होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस देन ओपनिंग स्टॉक है तो क्या होगा, बोलो। कोई भी एक छोटा सा फॉर्मेट बना के खुद से भी तो ट्राई कर सकते हो। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 120 है और ओपनिंग स्टॉक 100 है तो मेरा 20 जीपी आएगा, नॉर्मल सा बात है, तो मुझे क्या दिखेगा, प्रॉफिट। अगर रिवर्स हुआ, मतलब मेरा अगर इधर 100 है इधर 120 है तो इधर 20 आ जाएगा, मतलब मेरा क्या होगा, लॉस, लॉस दिखेगा, ठीक है, लॉस दिखेगा। तो यही चीज बता रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस तो निकाल लेंगे, डिफरेंस में क्या क्या आएगा वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। देखो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, WIP स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स का चेंजेस दिखेगा, ठीक है। चेंजेस कैसे निकालना है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या लिखना है, बेसिकली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखना है, ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। अब अगर क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है तो प्रॉफिट और क्लोजिंग लेस देन ओपनिंग है तो लॉस होगा। मैंने ये तुम लोग कभी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख कहाँ रहे हैं, एक्सपेंसेस के अंडर, ये देखो इसको कहाँ लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का हेडिंग है ना, इसके अंडर हम लोग लिख रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में अगर हम लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं, बाई चांस अगर प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो मुझे उसको नेगेटिव में दिखाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस तो मेरा खर्चा है, मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तुम लोग का सभी माइनस होगा, ये एक्सपेंसेस क्या होगा आगे जाके तो लेस ही होगा ना। अदर इन टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को हमें लेस करना है, तो अगर मेरा बाई चांस प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे उसको नेगेटिव में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट लिखवा देते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर लिखो, एज वी शुड as we show profit under head expense, क्योंकि वो expenses का डिटेल्स है, so it will represent in negative form and vice versa। अगर लॉस हुआ, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक हुआ तो नॉर्मल दिखाओ, ठीक है। बस सीधा बात है, देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव दिखा देना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव दिखा देना, ये कंसेप्ट के लिए मैंने बोला। क्योंकि देखो ओपनिंग अगर मेरा मान लो ओपनिंग है 100 और क्लोजिंग है 120, मतलब ओपन क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग, तो मेरा प्रॉफिट आएगा, तो मेरा वैसे ही नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव में आएगा, तो मुझे ऐसे ही दिखा देना है, उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। वही हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग समझ जाओगे। और ये लॉजिक ये है कि क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस के अंडर लिख रहे हैं तो प्रॉफिट को जब दिखाएंगे तो हमें उसको नेगेटिव फॉर्म में ही रखना है, उसको कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने तुम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड समझाया, ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया, सी समझ लिया, पी समझ लिया, ठीक है, फिर से सी समझ लिया, अब ई है। ई का मतलब होता है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें क्या क्या कवर होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय है उनसे रिलेटेड सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि वेजेस, सैलरी, बोनस, ठीक है, या फिर बाकी और कुछ भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय को रिलेट करेगा वो सारा खर्चा यहाँ पर आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर होता है फाइनेंस चार्जेस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं पूरा नाम क्या होता है, हाँ फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, चार्जेस नहीं, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है, हम लोग अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लोन वगैरह ले रहे हैं, डिवेंचर इशू करें, क्योंकि कंपनी है तो डिवेंचर भी इशू कर सकती है, तो उस वजह से हम लोग का जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे होता है वो सारे खर्चे एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डी, डी फॉर है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ये देखो डी फॉर होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन,
इसमें क्या आता है, डेप्रिसिएशन में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एमोटाइजेशन का मतलब है, इंटेंजिबल एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं, वो आ जाएगा। ओ फॉर होता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ऐसे खर्चे जो ना तो सी में आया, पी में आया, सी में सी पी सी ई एफ डी ये किसी में नहीं आया, वो खर्चा यहाँ पर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेंट का खर्चा, रेंट देख लो, ना तो सी पे आएगा, ना पी, ना सी, ना ई, ना एफ, ना डी, ठीक है। तो रेंट का खर्चा, प्रिंटिंग पोस्टेज, स्टेशनरी, ठीक है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, इस तरीके का खर्चा जो हमारी किसी हेड में कवर नहीं हो पा रहा है वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। तो मैंने देखो तुम लोग को ये बताया कि किस तरीके से पेज छूट कैसे जाता है पता नहीं मेरे से, ठीक है चलो। तो यहाँ पर जो है ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट मैंने ये नए वाले मेथड के साथ एक बार समझा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो तो फिर इसमें हम लोग का कवर क्या क्या हुआ, देखो मैंने रॉ मटेरियल का बता दिया कैसे कवर हुआ, ठीक है। फिर मैंने WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कवर होगा वो भी बता दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी बता दिया। अच्छा ये रहा सेल्स में, ये दो नहीं बताया, सेल्स जो है ये ही मेरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या आज के डेट में हम लोग का सेल है, ये दोनों, चाहे हम लोग फिनिश गुड्स बेचे चाहे स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग मोबाइल बना के बेचते हैं, तो वो मोबाइल मेरा फिनिश गुड्स हो गया। अब मोबाइल का कवर दूसरे से लेते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग बेच रहे हैं, उसमें भी प्रॉफिट रख लेते हैं, तो वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ रहता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे स्टार्टिंग में रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या होता है, वो सारे इनकम जो हम लोग पीएल में लिखते हैं, ठीक है, जो तुम लोग लिखते हो जैसे कि इंटरेस्ट, कमीशन रिसीप्ट, ठीक है, कोई ट्रांसफर फीस, कोई डिस्काउंट रिसीप्ट, कोई डिविडेंड इनकम, ठीक है, जो बिजनेस का कोर इनकम नहीं है, ऐसे कोई भी इनकम अदर इनकम में जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो देखो मैंने तुम लोग को एक रफ आइडिया दे दिया कि नए फॉर्मेट के साथ कैसे हमें एक्ट पर होके चलना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखो ये जो है कैसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफी बड़ा होता है और उसमें मार्क्स भी काफी अच्छा खासा रहता है, ठीक है, 10 to 12 मार्क्स हो जाता है यहाँ पर। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये वाला करेंगे। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ये बात देख लेते, कोई वेट तो नहीं कर रहा है, नहीं, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर बोला है कि हरिया केमिकल लिमिटेड, इनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री, फर्नीचर, डिस्काउंट, तो काफी सारा चीज तो दिया हुआ है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पर आएगा, ठीक है, नए फॉर्मेट के हिसाब से हमें करना है ना। तो हम एक बार फटाफट तुम लोग को बता देते हैं, देखो कहाँ आएगा, तुम लोग भी चाहो तो बता सकते हो अगर बताना चाहो तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री कहाँ पर आएगा, तो इन्वेंट्री नॉर्मली देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होता है तो वो तो ओपनिंग स्टॉक ही होता है इन्वेंट्री का, ठीक है, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ही वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो है, लेकिन ये इन्वेंट्री तो किस चीज का होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इन्वेंट्री में हम लोग का क्या क्या कवर होता है, इन्वेंट्री में हम लोग का कवर होता है, अच्छा एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री में हम लोग का होता है, ये देखो इन्वेंट्री में कवर होता है रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स और WIP, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, लेकिन रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करते हैं, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री या तो स्टॉक इन ट्रेड का होगा, या तो फिनिश गुड्स का होगा, या तो WIP का होगा, वो भी हमें नहीं पता, आगे देखते हैं, आगे देखने से पता चलेगा कि ये कहाँ पर जाएगा। फिर उसके बाद बोले फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट में जाएगा, PPE में जाएगा। देखो ये सब चीज पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम क्या बोले, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कॉमर्स का चीज है, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये फिक्स्ड एसेट होता है, आज के डेट पे ये पीपी बोला जाता है।
और अगर नहीं याद है तो खुद से याद करो, क्योंकि जैसे तुम लोग कोई बैलेंस शीट बनाते हो तो थोड़ी ना बार बार मतलब ऐसे याद नहीं दिला सकते ना कि देखो करेंट एसेट में डेटर लिखना है, वो तो हमें बेसिक नॉलेज से ही करना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट डेबिट साइड में है, तो डिस्काउंट हम लोग का एक्सपेंसेस होता है, तो अभी हम लोगों ने एक्सपेंसेस का हेड पढ़ा CPCEFDO, ठीक है। तो इसमें से कहां पर डिस्काउंट जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में। C फॉर तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ये है चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो डिस्काउंट जो है हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, तो लोन देने से हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। कहां पर जाएगा? अगर हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई एक एजम्पशन से करना पड़ेगा, अगर नीचे हमें कोई एजम्पशन नहीं दिया है कि ये लोन जो है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो ये सब में से कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। बैड डेट, बैड डेट हम लोग का लॉस है, तो वही एक्सपेंसेस जैसा, मतलब एक्सपेंसेस के वहां पर ही ट्रीट करना है हेड में। तो बैड डेट कहां पर जाएगा? वो भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि बाकी कहीं तो सूट करता नहीं है। कमीशन, ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये कहां पर जाएगा? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, मतलब यहां पर जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में। तो इसका मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि मेटेरियल कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरर है। तो इसमें क्या क्या कवर हो गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ये तीनों चीज कवर हो गया मेटेरियल कंज्यूम्ड में, ठीक है, ये तीनों चीज कवर हो गया हम लोगों का। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड हमें दे ही दिया है, तो इसका मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ होगा। प्लांट एंड मशीन, ये हम लोग का पीपीई में जाएगा, ठीक है। फिर बोला है रेंटल, रेंटल एक्सपेंसेस, ये भी मेरा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। रेंटल के बाद है हम लोग का करेंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, यहाँ पर करेंट अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट हम लोग का कहां पर जाएगा? करेंट अकाउंट जो है ये हम लोग का जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। करेंट अकाउंट हम लोग का चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश भी जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कुछ दिन पहले कैश फ्लो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, वहां देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन का इंटरेस्ट ये चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है, यहाँ ये एक्सपेंस है ना। तो देखो कौन सा चीज पीएल में जाता है, कौन सा बैलेंस शीट में, वो अगर पता होगा तो बाकी हेड के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ये हम लोग का जाता है अदर एक्सपेंसेस में। फिक्सचर, ये हम लोग का पीपीई में जाएगा, ठीक है। वेजेस, वेजेस जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। फिर बोला है कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स कहाँ जाएगा? कंज्यूमेबल्स जो है मतलब ऐसा कुछ मतलब जो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं प्रोडक्शन के केस में। तो फिर अब ये क्या है, रॉ मटेरियल है कि क्या है, वो तो हमें डिटेल्स में बोला नहीं है। तो कंज्यूमेबल परचेज का जो खर्चा है वो हम लोग अदर एक्सपेंसेस में दे देंगे। फ्री होल्ड लैंड, ठीक है, तो ये फ्री होल्ड लैंड जो है ये हम लोग का जाएगा पीपीई में, ठीक है, मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में, जिसको आज के डेट पे बोला जाता है पीपीई, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर्स, ये कहां पर जाएगा? शेयर कैपिटल में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में जाएगा। 11% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, क्योंकि डिवेंचर लोन होता है। फिर बैंक लोन, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसे दिखाना चाहते हैं तो। अच्छा, उसके बाद है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो है, ट्रेड पेबल खुद हेडिंग होता है करेंट लाइबिलिटी के अंडर, वहां जाएगा। सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। रेंट रिसिप्ट, तो ये अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर फीस, ये भी अदर इनकम में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। पीएल कहाँ लिखते हो? अगर इंडिविजुअल किसी का कभी भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके लिखते हो, तो हमारा जो है क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। तो पीएल जो है ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में जाता है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस, ठीक है, मशीन का, तो प्रोविजंस अकाउंट मेंटेन होने का मतलब है कि डिप्रिशिएशन जो है वो हम लोग का डायरेक्टली
फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में जिनका डेप्रिसिएशन था हम लोग को करवा रहे थे, तो वहां पर तुम लोग करे होगे। तो डेप्रिसिएशन जो है, और जिनका नहीं है देखो उनका पहले फाउंडेशन में होता है, इसीलिए इस लेवल पे नहीं होता है। तो अब जिनका नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। बाकी देखो 12 में ये वाला होता है। प्रोविजंस का मतलब होता है कि अगर हम लोग पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मतलब जितना टोटल डेप्रिसिएशन अब तक किस एसेट पे चार्ज हुआ है उसका डिटेल्स, तो कल ही मैंने दिखाया वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे प्रोविजंस तो हम लोग पीएल में भी लिखते हैं, हाँ जो नया क्रिएट करती है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो प्रोविजंस लाइबिलिटी होता है। तो ये हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम लोग का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, और देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं। हाँ, यहाँ और भी कुछ है। टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट ये तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट हो गया, ये हम लोग का जाएगा पीपीई में, ठीक है। गुडविल ये हम लोग का इंटेंजिबल एसेट में जाएगा, गुडविल जो है ये हम लोग का इंटेंजिबल एसेट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल जो करेंट एसेट में हेड्स होता है उसी में चला जाएगा। डीलर्स एड, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डीलर्स एड हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस, हम लोगों ने जो है डीलर्स को कुछ पेमेंट किया है तो ये अदर एक्सपेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेट ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। ये सब तो एक्सपेंस रिलेटेड हो गया। और डिवेंचर का इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, क्योंकि हम लोग तो ये फाइनल अकाउंट्स ही कर रहे हैं, डिफरेंस इतना है कंपनी का कर रहे हैं, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हम लोग का कहाँ पर जाएगा, वो एक तो हम लोग का जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा, और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज के अंडर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 8,23,000, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया, तुम लोग को भी एग्जाम में ये पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज कहाँ पर जाएगा, तो तभी तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। और नए फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो हम लोग को दोनों चीजें बनाना है, पीएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा एक बार चेक कर ले कोई आउट तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हरी केमिकल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended for the year ended 31st March 2001, 31st of March 2001। यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा, देखो जो भी नॉर्मल आता है हम लिख लेंगे, अगर कुछ मिसिंग रहा तो वो जगह गैप रख देंगे। जैसे सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल लिखते हो तो उसको याद कर चुके हो ना कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर वेजेस। वैसे ही अगर ये याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद लिखेंगे अदर इनकम। नोट नंबर ना हम बाद में देंगे, ठीक है, नोट नंबर हम बाद में देंगे, जैसा मुझे जरूरत होगा उसके हिसाब से। तो ये दोनों ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम, यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस का हेडिंग करेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा,
एक्सपेंसेस में आएगा सीपीसी ईएफटीओ, फॉर्मेट फॉलो करके ही चलना है, सीपीसी ईएफटी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा सी पी सी ई एफ डी ओ। हम तो ऐसे लिखते हैं ताकि मेरा कुछ छूटे ना और मुझे याद भी रहता है, तो हम इसी तरीके से ही इसको याद किए हैं, ठीक है। तो तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो, किसी और तरीके से याद रखा है तो वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सी फॉर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। पी फॉर हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे तो लिखने में भी आसान होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर सी फॉर होता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP। तुम लोग पूरा वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हो, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा लिखना होगा कि मतलब लिखेंगे इतना तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट आ जाएगा डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, और ओ फॉर हो जाता है अदर एक्सपेंसेस। अब इसका टोटल करने से हम लोग के पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये टोटल करने से हम लोग लिखेंगे यहां पर टोटल एक्सपेंसेस बी, ठीक है। और ए माइनस बी अगर करेंगे, मतलब इनकम से अगर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स लिख दोगे क्यों? क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो टैक्स वगैरह नॉर्मली होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन वो फॉर्मेट दिखा देना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्योंकि टैक्स नहीं है बोल के डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो कैसे आएगा? ए माइनस बी, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोविजन, क्योंकि हम लोग टैक्स के केस में क्या पहले मतलब पीएल में क्या बनाते, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते थे, ठीक है। तो जो कैश फ्लो हम लोगों ने किया वहां पर भी तो देखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर कुछ होगा तो वो लिखने के बाद हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लेस हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी तो देखो हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, इसके बाद का जो क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्ट में लिख देंगे पैट बोल के, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पूरा पूरा लिखना है। तो ये देखो हम लोग का फॉर्मेट बन गया जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। अब इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जस्ट इसके नीचे हम बना लेते हैं बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड बोल के यहाँ पर। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2001, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और एम। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। नोट नंबर का कॉलम पतला सा ही होता है, इसीलिए मैंने उसको ऐसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये भी याद रखना पड़ता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर्स फंड, ये मेन हेडिंग, इसके अंदर सब हेडिंग और इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर क्या आएगा, देखो वैसे तो काफी सारा हेड होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, देखो कैसे करना है वो, देखो प्रैक्टिस से होता है, तो वो तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो नॉर्मली जिनको 12 में जिन्होंने किया हुआ उनको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं है, फाउंडेशन में किया है, जिन्होंने फाउंडेशन किया है तो वहां याद रहेगा। अगर मतलब नहीं किया है तो अब याद करना पड़ेगा, ठीक। देखो क्योंकि फॉर्मेट याद ही करना पड़ता है। अब देखो ये लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कितने सारे हेड है, टोटल 4। हमें कौन सा लिखना चाहिए, जिसमें से देखो एक तो मैंने हटा ही दिया, बोला कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा ना, वहां पर मुझे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ही दिखा। एक तो बैंक लोन दिखा, एक मुझे जो है डायरेक्टर को लोन दिया था या लिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। एक बैंक लोन था, ये ऐसा कुछ था। तो मुझे और प्रोविजंस लॉन्ग टर्म तो कुछ दिखा नहीं, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कुछ नहीं दिखा। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग ही आएगा। तो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम लोग को 3-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर उसके लिए जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सा तो याद रखना है, और वो देखो प्रैक्टिस करके ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यही सिर्फ मुझे दिखा है तो हम यही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट लाइबिलिटीज में देखो मुझे जितना याद है, ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल दिखा था मुझे, और तो कुछ दिखा नहीं था, ठीक है। और करेंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है देख लो, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, था नहीं। ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल नाम से ही था। अदर करेंट लाइबिलिटीज में जैसे कि आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है, वैसा तो कुछ दिखा नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी नहीं दिखा, क्यों, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नॉर्मली टैक्स का होता है, कुछ ना हो तो टैक्स का जरूर होगा कंपनी, लेकिन कंपनी है इसीलिए। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्वेश्चन भी टैक्स रिलेटेड कुछ था ही नहीं, तो फिर उसको भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और अगर याद नहीं रख पाते हो तो 4-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर वहां पर गैप रख देना है कि कुछ फिलअप नहीं हुआ, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ डेटा नहीं था, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ टोटल करने से हम लोग का टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आ जाएगा। इसके बाद एसेट का फॉर्मेट, एसेट का फॉर्मेट यहां पर लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आएगा, पहले आ जाएगा नॉन नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग का आएगा पीपीई, जो कि था क्वेश्चन में, कुछ इक्विपमेंट था, ठीक है, पीपीई था। और क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट भी था हम लोग का, गुडविल था, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और करेंट एसेट, करेंट एसेट लिखते हैं, और कुछ नहीं था नॉन करेंट एसेट में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं था, अगर होता तो लिख देते। करेंट एसेट, करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज लिखा जाता है, तो पहले इन्वेंट्रीज लिखेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज था नीचे दिया हुआ था ना, क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल। अब तुम लोग सोचोगे हमें कैसे याद रहेगा, तुम लोग जब क्वेश्चन में पढ़ोगे उस पे, मतलब नोट डाउन करोगे पेंसिल से, तो पता चल जाएगा ना कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है, और थोड़ा सा दिमाग में रखना भी पड़ेगा। फिर सी पॉइंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एक आ जाएगा आई थिंक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये दे देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, ये था, एडवांस किया गया था, ठीक है। अब ये टोटल करने से हम लोग का टोटल ऑफ एसेट आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड मैच होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो कर लिया, अब हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब कहाँ से लिखना हमें स्टार्ट करना चाहिए, मतलब नोट नंबर कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो सिंपल तरीका है, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर फॉर्मेट के हिसाब से हमें डेटा ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग डेटा देखते हुए करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री जो है 6,80,000, ये हम लोग का फिर किस चीज का है, देखो रॉ मटेरियल का तो नहीं होता है, हम लोग का WIP का हो सकता है, और किस चीज का हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का हो सकता है, और हम लोग का जो है WIP स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स का हो सकता है। तो इन्वेंट्री ये सारी चीजों का होता है। इन्वेंट्री का हमें ओपनिंग मिल गया, नीचे क्लोजिंग है, नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इससे मुझे मिल जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे डेटा के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है। अगर हम यहाँ से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा ढूंढेंगे तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा नोट नंबर 1 होगा हम उसे नोट नंबर 1 लिखेंगे। तो पहले मुझे जो डेटा क्वेश्चन में मिल रहा है उससे मुझे मिलेगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP, कॉमा स्टॉक इन ट्रेड, कॉमा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो हम एक क्वेश्चन को ना काफी अच्छे से अरेंज करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज करें या नेक्स्ट क्लास में, ये पर्टिकुलर्स वगैरह और हम और डिटेल्स में बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग एग्जाम में जब करोगे तो इस तरीके से पैटर्न से करोगे तो पूरा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आएगा, हमेशा माइनस कैसे करना है, देखो मैंने दिखा दिया था, देखो कैसे चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। तो यहाँ भी हम वही करके दिखा रहे हैं तुम लोग, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,80,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 8,23,000। तो माइनस करने से देखो नेगेटिव में आंसर आएगा, माइनस करने से आ जाएगा हम लोगों का 1,43,000, ठीक है, 1,43,000, ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ज्यादा है तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, या तो तुम लोग इसको पुट कर दो चेंजेस इन इन्वेंट्री में, या फिर आखिर में पुट करने से भी होगा, पहले सारा चीजों को बना लो, सारे नोट्स टू अकाउंट्स को बना लो जितना सारा बन सकता है, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद देख देख के पुट करेंगे। तो पहले इन्वेंट्री का हो गया, इसके बाद आ रहा है फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर पीपी का पार्ट होता है, और पीपी का और भी पार्ट था जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ये सब। तो हम यहाँ पर नोट नंबर 2 लिखते हैं, नोट 2, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब पीपीई। अच्छा, अब इसमें अगर देखोगे ना, हमारा ग्रॉस और नेट दो अमाउंट था, मतलब हम लोग को एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन भी दिया था, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वहां से थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। तो पर्टिकुलर्स बनेगा एक, और एक 31 मार्च, एक ग्रॉस अमाउंट लिख देते हैं, ग्रॉस अमाउंट। अगर टाइम नहीं भी लिखोगे, जो डेट है कोई बात नहीं, क्योंकि डेट हम लोग तो पहले लिख ही चुके हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब ही प्रोविजन होता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। अब तुम लोग ये मत सोचो कि मैंने प्रोविजंस क्यों नहीं लिखा, एक ही बात होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें सबसे पहला आइटम क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पर मिल गया हम लोग को फर्नीचर 2 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर और उसका ग्रॉस अमाउंट, फर्नीचर 2 लाख। क्या हम लोग के पास और भी कुछ फिक्स्ड एसेट था, हाँ काफी सारा था, प्लांट था, फिक्सचर था, तो वो सारी चीजों को लिखना पड़ेगा।
तो एक जगह रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जगह रख देते हैं। उसके बाद जो है देखो यहाँ थोड़ा सा अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो तुम लोग को काफी सारा मिल जाएगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पर जैसे मैंने पीपी वगैरह लिखा था ना, तो वहां पर ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा जो लिखा हुआ है वो परमानेंट नहीं है, चला गया है, कोई बात नहीं। फर्नीचर के बाद मुझे याद है काफी सारा हम लोगों का जो है पीपी था, तो एक लगभग जगह रख के हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वाला नोट बनाएंगे जो कि हम लोग का है। यहाँ पर देखो ये है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग का किस चीज का जाएगा, डिस्काउंट हम लोग का अदर एक्सपेंसेस का जाएगा, ठीक है। तो नोट नंबर 2 के लिए बाकी जगह रख दो, काफी सारा जगह रख देते हैं, ठीक है, कम से कम 4-5 यहाँ तक होना चाहिए। नोट 3, ठीक है, नोट 3 में हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं, क्या क्या डेटा हमें मिल जाता है। तो डिस्काउंट 40,000, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट 40,000। अदर एक्सपेंसेस में काफी सारा चीज था, ठीक है, तो डिस्काउंट 40,000 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है लोन टू डायरेक्टर, ठीक है। लोन टू डायरेक्टर 80,000। तो ये हमें कहाँ देना चाहिए, ये हमें देना चाहिए लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। अब लोन्स एंड एडवांसेस का अगर देखोगे तो सिर्फ यही पॉइंट था और कोई पॉइंट था भी नहीं, ठीक है। अब इसका नोट बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 80,000 बोल के, ठीक है। तो ये देखो लोन टू, ये देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है ना, देखो हमें नोट्स उसका बनाना जरूरी है जहां पर मोर देन वन आइटम होगा। अगर नहीं है तो हम लोग उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मेट में हम लोग डिटेल्स नहीं लिख सकते। जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये हम लोग डायरेक्टर को दे रहे हैं, वो चीज को अगर मुझे इन्फॉर्म करना है तो मुझे उसका अलग से नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी बनाते हो तो उतना भी कोई इश्यूज नहीं है, अगर टाइम कम होगा तो उसका मत बनाओ, लेकिन जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन उसका बनाना पड़ेगा। तो 80,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 80,000 आ जाएगा। और इसका अगर नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये थर्ड नंबर जो है ना, अदर एक्सपेंसेस, इसमें काफी सारा पॉइंट है, तो इसके लिए तुम लोग को जगह रखना पड़ेगा, इसके लिए जगह रखोगे तो ही पॉसिबल होगा, ठीक है। ये देखो, तो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में बना लेंगे, ठीक है। लोन टू डायरेक्टर के बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद ना काफी सारा चीज हम लोग का जो है अदर एक्सपेंसेस के साथ मैच होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, इसके नीचे लिख दो एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो इतना कैसे जगह बचाएंगे हम लोग, समझ में भी नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये हम लोग का हो गया 20,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोग का है बैड डेप्ट 35,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं बैड डेप्ट 35,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बैड डेप्ट के बाद है कमीशन 1,20,000, तो यहाँ पर लिखते हैं कमीशन 1,20,000, ठीक है, कमीशन 1,20,000। अच्छा, कमीशन के बाद है मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, मेटेरियल कंज्यूम्ड 23 लाख और 19,000। तो इसका कोई भी नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, ये सीधा हम लोग का कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा। इसका नोट तब बनता जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल या क्लोजिंग या परचेज दिया हुआ रहता, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23,19,000, ठीक है। 23,19,000 ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी, ये पीपी में जाएगा। पीपी अभी हम लोगों ने बनाया था, वहां पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो पीपी बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग का 8,60,000, 8,60,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं
रेंटल, तो रेंटल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रेंटल। रेंटल जो है ये हम लोग का हो जाएगा 25,000 था शायद, हाँ 25,000। ये कौन सा है? ठीक है, रेंटल यहाँ पे रेंटल हो गया हम लोग का 25,000। इसके बाद भी ना इस पे काफी सारा इंफॉर्मेशन था, तो और भी जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, रेंटल के बाद करेंट अकाउंट, कैश, ये सब बोला है, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो देखो, ये जो डिस्काउंट है ना ये अभी भी खत्म, डिस्काउंट हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस है ना ये हम लोग का अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्यों बोलो, अदर एक्सपेंसेस में ना अभी भी काफी सारा डिटेल्स जो है हम लोग का बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जगह रख रहे हैं। हम नेक्स्ट पेज में जो है, ये देखो मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में जाके लिख रहे हैं, लेकिन हम ना पहले यहाँ पर थोड़ा जगह रख देंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। नोट नंबर 4 हम यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, नोट नंबर 4। ठीक है, नोट नंबर 4 किस चीज का बनाएंगे, क्योंकि मुझे करेंट अकाउंट वगैरह मिला, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या आ जाएगा, करेंट अकाउंट, कैश, ये सब आ जाएगा। तो हम लिखते हैं करेंट अकाउंट और आ जाएगा कैश। ठीक है, करेंट अकाउंट में है 45, कैश है 8,000, तो 45 और 8,000 अमाउंट। ठीक है, तो ये टोटल करने से आ जाता है 53,000। मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ था कि मुझे जगह रखना पड़े। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मेरा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, तो इसके बाद का नोट बनाते हैं, नोट नंबर 5। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, फाइनेंस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सबसे पहले आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। यहाँ पर लिख देते हैं, हम और पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कितना अमाउंट दिया है, 1,16,000, 1,16,000। और एक शायद इंटरेस्ट था, वो भी लिख लेंगे, आई थिंक डिवेंचर का था, लिख लेंगे जब आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आता है, अदर एक्सपेंसेस में 10,000। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस का हम दिखाते हैं, देखो मेरा यहाँ पर एक पेज दिख रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाएगा, लिखने से जगह मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग का हो गया है 10,000। ठीक है, इसके बाद कौन सा खर्चा है देखते हैं, फिक्सचर, फिक्सचर कहाँ आएगा, फिक्स्ड एसेट मतलब, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्सचर, फिक्सचर में आ जाएगा 3 लाख, फिक्सचर में लिखेंगे 3 लाख। तो थोड़ा तो परेशानी है, इतने सारे डिटेल्स को लिखना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, फिर वेजेस, वेजेस हम लोग का आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो वेजेस भी ना एक ही डेटा है हमारे पास, दूसरा कुछ है नहीं, अगर चाहो तो नोट्स बनाओ, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर 6th नंबर में, नोट नंबर 6। ठीक है, ये नोट नंबर है, इधर छूट गया है। ठीक है, नोट नंबर 6, फाइनेंस कॉस्ट के बाद एक लाइन जगह छोड़ दो, क्योंकि उसमें डिवेंचर वाला भी आएगा। नोट्स नंबर 6, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, इसमें आएगा वेजेस, वेजेस कितना है, वेजेस है हम लोग का 9 लाख। ठीक है, वेजेस 9 लाख हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स हम लोगों का जो है
अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, मैंने तब लिख के दिखाया भी था, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में जाएगा मतलब यहाँ पर, अब यहाँ जगह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स वैल्यू देखते हैं। कंज्यूमेबल्स है 84,000, 84,000। उसके बाद है देखो फ्री होल्ड लैंड 15,46,000, तो ये यहाँ पर आएगा फ्री होल्ड, फ्री होल्ड लैंड 15,46,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी है इधर डेबिट साइड में टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी हम लोग का यहाँ पर ही आएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है, किसी भी तरीके का इक्विपमेंट हम लोग का फिक्स टैंजिबल एसेट होगा, तो ये हो जाएगा 2,45,000। फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है गुडविल, गुडविल कहाँ पर जाएगा, इनटैंजिबल एसेट में जाएगा, जिसका भी मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए तो अब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जगह मिलेगा, ठीक है। नोट्स नंबर 7, ठीक है। इम्प्लॉय बेनिफिट में अब कुछ नहीं था, एक ही आइटम था, इसीलिए जस्ट इसके नीचे हम लिख देते हैं इनटैंजिबल एसेट, ये भी एक ही आइटम था, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट में है गुडविल, गुडविल कितने का है, गुडविल है हम लोग का 2,65,000, 2,65,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल ना बैलेंस शीट में अपना ही हेड होता है, तो इसका कोई नोट बनाना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, मतलब ये मीनिंगलेस हो जाएगा बनाना, ये डायरेक्ट 4,40,000 हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ट्रेड रिसीवेबल का जो हेड है वहां पर, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल के हेड में दिखाते हैं, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा 4,00,000, तो यहाँ पर 4,40,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में चला गया। फिर डीलर्स एड, ठीक है, ये भी हम लोग का चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, डीलर्स एड 21,000, तो अदर एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ जो मैंने जगह रखा है, यहाँ ये नोट नंबर 4 के आगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डीलर्स एड्स 21,000 का शायद। हाँ, फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये भी इधर आएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 37, ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000। अच्छा, इसके बाद है डिवेंचर इंटरेस्ट, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, तो यहीं पर दिख रहा है फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000 हो गया। अच्छा, अब इधर आते हैं, इधर देखो सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल 25,00,000, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,00,000, तो मेरा नोट बनेगा शेयर कैपिटल पे, नोट बनेगा शेयर कैपिटल पे, तो ये नोट नंबर 8 हो जाए। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखना पड़ता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल,
तो यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, कुछ बोला नहीं है तो यही वाला होगा 25 लाख, मतलब 2,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल 2,50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 25 लाख। और इसको मुझे कर देना है क्लोज, क्योंकि ये कहीं पर भी एड वैड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, जो कि हम एक ही साथ लिख देंगे, अलग अलग नहीं लिख रहे। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, जब इतना बड़ा बैलेंस शीट होता है तो एक साथ लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 25 लाख, तो वो लिख देते हैं, वो भी हो जाएगा हम लोग का 25 लाख। तो हमें ये वाला अमाउंट जो है अपने बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद 11% डिवेंचर, ये हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा, बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। तो नोट नंबर 9, नोट नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 11% डिवेंचर, बैंक लोन। ठीक है, 11% डिवेंचर, 5 लाख बैंक लोन, 6,45,000। और तो कुछ नहीं है, लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। फिर रेंट, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल अपने ही नाम से है, जो कि हेडिंग बैलेंस शीट में मिलेगा डायरेक्टली। ट्रेड पेबल 2,81,000 हम लोग लिख सकते हैं, तो ट्रेड पेबल 2,81,000 हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। ट्रेड पेबल 2,81,000 ये डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी नाम से है। फिर सेल्स, सेल्स जो है वो हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो सेल्स जो है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, डायरेक्टली उसको भी लिख देंगे 42,68,000, 42,68,000। ये देखो 42,68,000, 42,68,000 ये हम लोग का हो गया सेल्स। ठीक है, नाम सेल्स दिया बट यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। रेंट रिसिप्ट ये मेरा अदर इनकम में जाएगा, ट्रांसफर फीस भी अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि अदर इनकम में मोर देन वन आइटम है, तो इसका मुझे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बना लेते हैं। नोट नंबर 10, अदर इनकम। अदर इनकम में रेंट रिसिप्ट और एक आ रहा है ट्रांसफर फीस, रेंट रिसिप्ट और ट्रांसफर फी। रेंट रिसिप्ट है 46 और ट्रांसफर फीस 10, 46,000 और ये 10,000, तो टोटल करने से 56,000। और कुछ है नहीं इसमें, इसका भी टोटल कर सकते हैं। ये 5,000 हो गया, यहाँ पर 4, 11,000, 11,45,000। अच्छा, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन ये हम लोग का जो है लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ये पीएल का लिख लेते हैं, उसके बाद ये जो है ना ये एडजस्ट हो जाता है हम लोगों ने पीपीई वहीं पर। तो लास्ट नोट बनेगा नोट नंबर 11, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। पर लिखेंगे ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो ओपनिंग पीएल है ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है,
1,39,000, 1,39,000, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। वो कैसे पता चलेगा, वो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा, फिर दोनों का ऐड होकर रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर का हम लोगों ने लोन्स एंड एडवांसेस लिख दिया था ना, तो उसका भी एक नोट चाहो तो बना सकते हो, तो हम बना देते हैं। नोट नंबर 12, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें आ जाएगा लोन टू डायरेक्टर, ठीक है, इसमें आ जाएगा लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर, जो कि हम लोग का 80,000 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब सारा चीज लिख लिया है। अब नोट्स टू अकाउंट्स को एक एक करके क्लोज करके उसका डिटेल्स लिखते जाना है, तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नोट से आ जाते हैं, जैसे ये वाला। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये मेरा नोट नंबर 1 है, ठीक है। चेंजेस इन इन्वेंट्री नोट नंबर 1 है, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाके मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव में 1,43,000, और वो कहाँ मिलेगा, वो मुझे पीएल में मिलेगा। नेगेटिव में लिखना पड़ेगा 1,43,000 नोट नंबर 1 बोल के। तो यहाँ पर ये आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्री नोट नंबर 1, नेगेटिव में 1,43,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा नोट है, नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। तो प्रोविजंस जो था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये नहीं लिखा ना प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, वो लिख देते हैं 1,46,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। तो मशीन पे जो है डिप्रिशिएशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,46,000। ये प्लांट के आगे आगे लिखा, क्यों, क्योंकि वो प्लांट का ही था, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लांट के अलावा बाकी सबका वैल्यू सेम रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर नेट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, तो नेट अमाउंट हम लोग का कितना कितना होगा, फर्नीचर का जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई डिप्रिशिएशन लेस नहीं हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000 से 1,46,000 लेस हो जाएगा, तो 7,14,000 हो जाएगा, ठीक है। फिक्सचर 3,00,000 एज इट इज रहेगा। अच्छा, फिर फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 15,46,000 रहेगा, और टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000 रहेगा, ठीक है। अब इसका टोटल करना है, तो देखो 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 7 12,14,000, 12,14,000, और इधर 12,14,000 प्लस 15,46,000 प्लस 2,45,000, तो ये हम लोग का हो गया 30,05,000, ठीक है। ये कहां पर लिखना है, पीपीई में। पीपीई में नोट नंबर 2 बोल के लिखना है, ठीक है। चलो पीपीई में जाते हैं, नोट नंबर 2 बोल के यहाँ नोट नंबर 2 लिखेंगे, और 30,05,000। तो ऐसा मत सोचो कि नोट नंबर मेरा आगे पीछे हो रहा है, यहाँ 2 वहां 1, तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का सारा डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 40, 20, 60, 60 और 35, 95,000, ठीक है। प्लस 1,45,000, 45 और 10, 1,55,000 प्लस 84,000 प्लस 84 प्लस हो जाएगा 21, 30, 37, 21, 30, 37, 54। ये हो रहा है 4,76,000, 4,76,000, ठीक है। तो ये हमें अदर एक्सपेंसेस में लिख देना है 4,76,000, और नोट नंबर मेरा है 3, तो नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर भी नोट नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4,76,000, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नोट नंबर 3 के बाद
फोर्थ में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फोर्थ का हो जाएगा 53,000, नोट नंबर 4, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लिखना है, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम लोग का आ रहा है 53,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद है ये वाला नोट नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट, 1,16,000 प्लस 55 मतलब 1,71,000, ठीक है। 1,71,000 ये हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा। 1,71,000 फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये हम लोग का नोट नंबर 5 था, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 1,71,000। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट 9 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट 9 लाख ये क्लोज हो जाएगा और कुछ था नहीं। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 ये वाला एम्प्लॉय बेनिफिट 9 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद इंटेंजिबल एसेट गुडविल 2,65,000, नोट नंबर 7, इंटेंजिबल एसेट गुडविल नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 इंटेंजिबल एसेट गुडविल जो कि है 2,65,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख शेयर कैपिटल, ठीक है। ये नोट नंबर 8 25 लाख, नोट नंबर 8 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 9 11,45,000, 11,45,000, 11,45,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नोट है। नेक्स्ट है अदर इनकम नोट नंबर 10 56,000, अदर इनकम नोट नंबर 10 56,000, नोट नंबर 10 56,000। अदर इनकम के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें प्रॉफिट लिखने के बाद ही कर सकते हैं। लोन टू डायरेक्टर नोट नंबर 12 वो लिख दिया था, बस उसमें मुझे नोट नंबर 12 ये बात लिख देना है। ये देखो नोट नंबर 12 ये मुझे लिख देना है, ठीक है। अच्छा और ये यहाँ पर इन्वेंट्रीज ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका कोई नोट का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं, जो कि है हम लोग का 8,23,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 8,23,000, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम लोग को जो है अपना पीएल को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो तभी जाके बैलेंस शीट होगा। सबसे पहले पीएल कंप्लीट होगा, और अगर देखोगे तो सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। आई होप कि कुछ नहीं छूटा है। अब दोनों को पहले टोटल करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा, यहाँ पर हो गया 0,0,0 43,24,000, ठीक है। 43,24,000। अच्छा फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनका कुछ था नहीं, ठीक है, तो नहीं कुछ करना पड़ेगा। अब बाकी कैलकुलेशन 23,19,000, ठीक है, माइनस 1,43,000, ये माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट आया था, ठीक है। और मैंने बोला था अगर कुछ ना समझ में आए तो जो आंसर आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके वही लिख देना। फिर हो गया 1,71,000, 1,71,000 क्योंकि डिप्रिशिएशन का प्रोविजन इस साल कोई डिप्रिशिएशन था नहीं, तो ये भी ब्लैंक चला गया। 4,76,000, तो 37,23,000, 37,23,000 टोटल एक्सपेंसेस। अब इससे लेस करेंगे 43,24,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6,01,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6,01,000, ठीक है। कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो जाएगा 6,01,000, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 6,01,000। अब हम लोग रिजर्व सरप्लस में जाके करेंट ईयर का प्रॉफिट को वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 6
6,01,000 हम लोग का करेंट ईयर का प्रॉफिट निकल के आया है, तो वो लिख देते हैं 6,01,000 प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर में। 6,01,000 अब ऐड करने से हो जाएगा 7,40,000 और ये मुझे लिख देना है यहाँ पर 7,40,000। और इसका नोट नंबर है 11। ठीक है, ये नोट नंबर 11 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करते हैं बाकी चीजों को। 25 लाख प्लस 7,40,000 प्लस 11,45,000 प्लस 2,81,000 46,66,000। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। हाँ सही हुआ है, 46,66,000। अब एसेट साइड भी आ जाए तो वो सही बन गया। माइनस करते हुए देखते हैं, अगर सही है तो 0 हो जाएगा। 30,05,000 माइनस 2,65,000 माइनस 8,23,000 माइनस 4,40,000 माइनस 53,000 माइनस ये क्या होगा 30,05,000 प्लस 2,65,000 प्लस 8,23,000 प्लस 440 प्लस 53,80। ये तो ज्यादा दिख रहा है, 47,46,000। क्या ज्यादा लिखती है? 30,05,000 2,65,000 8,23,000 4,40,000 53 और 80। 1 2 3 4 मैम मैच तो हो रहा है। मैच हो रहा है। अच्छा, 46,66,000 होना तो चाहिए। शायद मैंने ही कुछ गलत ऐड किया होगा, इसी वजह से नहीं हो रहा है। मैंने शायद कोई डेटा 2 बार लिख लिया है, तभी एक बार तो आया मेरा, लेकिन पता नहीं फिर मैंने और क्या एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड जब मैच हो रहा है तो सही है। 2,60,000, हाँ सही है। मुझे लगता है मैंने कोई 2 डेटा ऐड कर लिया। हाँ 30,05,000। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देखो मैंने ये ना काफी स्लोली करवाया, क्योंकि पता है मुझे इतना बड़ा डेटा को कवर करना लिखना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएगा और इसमें काफी अच्छा खासा मार्क्स भी होता है। तो इस वजह से, लेकिन इसको अगर अच्छे से करके जाओ तो इसमें एक अच्छा मार्क्स कैरी हो सकता है। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। वैसे ये आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा तो नहीं हो पाएगा, जो टाइम है हम जस्ट एक बार दिखा देते हैं कि इसमें तुम लोग काफी सारा चीज करके देख सकते हो। जैसे हम शेयर कैपिटल वाला पार्ट अभी आज करवा देंगे, बाकी पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एक चीज कर सकते हो, पूरा अपना फॉर्मेट बना के रखोगे, क्योंकि हम अगर जल्दी लिखेंगे फिर मेरे साथ एट पर नहीं हो पाओगे। तो हर जब तक ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक चल रहा है तब तक तुम लोग को ना फॉर्मेट पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के रख लेना है, ताकि मेरे साथ लिख पाओ। फिर यहाँ पर बोला है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उससे हमें प्रिपेयर करके देना है इंटरनेशनल होटल लिमिटेड का जो है डेटा है। ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है 5,000 शेयर्स है, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच और 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। तो 5,000 इंटू 100 तो ये हो गया 5 लाख, और 10,000 इंटू 100 10 लाख, मतलब टोटल 15 लाख का शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड है। इसमें से 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 5 मतलब पूरा प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब्ड है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8,05,000, मतलब पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ठीक है, फिर परचेज वगैरह दिया है, परचेज ऑफ वाइन्स, सिगरेट, सिगार एटसेट्रा, ये सब दिया है। होटल का बिजनेस है इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर फूड स्टफ, वेजेस, सैलरीज, रेंट, रेट्स, लॉन्ड्री, सेल्स, ये सब दिया है। तुम लोग को आइडेंटिफाई करके देखना है कि कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ पर जाने वाला है। हम एकदम एंड में आते हैं, यहाँ इक्विटी शेयर रिलेटेड एक डेटा
दिया हुआ था वो हम तुम लोग को समझा देते हैं जो टाइम है उसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2001 स्टूड एट 7,20,000। बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 7,20,000 दिख रहा है, दैट इज 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड एंड 2,000 शेयर्स 60 पेड, ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम तुम लोग को दिखाते हैं। 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड, अच्छा चलो तो इसका कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन से। 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड, अच्छा ये कौन सा शेयर है? इक्विटी। तो इक्विटी कितना करके था? 100 करके था। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ रहता है। नहीं रहेगा तो 10 मानना होता है। प्रेफरेंस का 100, ये देखो इक्विटी शेयर 100 करके, प्रेफरेंस शेयर भी 100 करके। तो बोल रहा है कि 6,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड है, मतलब 6,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख, ठीक है। और बाकी इक्विटी शेयर में से 2,060 पेड है, तो 2,000 यहाँ पर ई लिख देते हैं इक्विटी शेयर, क्योंकि इनका प्रेफरेंस भी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हम लोगों का। फिर कितना हो जाएगा? 2,000 शेयर 60 करके, अच्छा मैंने 100 लिख दिया है गलती से, 60 ये बता दिया है क्वेश्चन हम लोग को, 60 करके पेड अप है, तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। तो टोटल पेड अप कितना हो जाएगा? 7,20,000। ये हो गया हम लोग का पेड अप कैपिटल। ये वर्किंग है, ठीक है, जो हम लोग का नोट्स टू अकाउंट्स में जरूरत पड़ेगा, तो हम ये समझा रहे हैं पेड अप कैपिटल। फिर बोल रहे हैं द डायरेक्टर्स मेड ए कॉल ऑफ 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2001। देखो 60 पेड अप था ना, फिर डायरेक्टर ने क्या सोचा कि हम लोग 1 अक्टूबर को कॉल करते हैं 40 पर शेयर का। तो कॉल करने का एंट्री क्या होता है? तो देखो ऐसे एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2,000 शेयर्स पे ऑब्वियसली कॉल करेगा, ये तो फुल्ली कॉल्ड अप है, तो इस पे कैसे कॉल कर लेगा? तो ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। अब देखते हैं किसने पेमेंट किया। बोल रहे हैं ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो बोल रहा है कि सबने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर होल्ड करने वाले एक शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये जरूरी नहीं है एंट्री करना, ठीक है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कॉल कितने से क्रेडिट होगा? जितने से डेबिट हुआ था। कितने पे पेमेंट नहीं मिला? 100 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिला, कितना करके था? 40 रुपीज करके, यानी 4,000 का कॉल मनी नहीं मिला। तो 80,000 में 4,000 नहीं मिला तो कितना मिला? 76,000। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, 2,000 में 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, यानी 1,900 शेयर्स पे पैसा मिला, वो भी 40 रुपीज करके, ठीक है। अब कंपनी ने कर दिया है इनके शेयर्स को फॉरफिट। फॉरफिट का एंट्री ये होता है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, पूरे कैपिटल को कैंसिल कर दिया जाता है, जिनका शेयर फॉरफिट हो रहा है कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। तो 100 इंटू 100 फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है शेयर, ठीक है, तो 100 शेयर्स 100 करके, तो 10,000 रिवर्स कर देंगे और लिखना पड़ता है टू, जो पैसा मिल गया वो कंपनी कभी वापस नहीं करती है, तो उसे कंपनी का बेनिफिट होता है, उसको लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर बोल के। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? जितना कंपनी ने ले लिया था, 60 रुपीज करके कंपनी ने ले लिया था इनसे, जो कि कंपनी वापस नहीं करने वाली 6,000, और जो नहीं ले पाई, जिसको लॉस रिकॉर्ड की थी, उस लॉस को कैंसिल आउट कर देगी टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर बोल के हो गया हम लोग का 4,000, ठीक है, कॉल्स इन एरियर बोल के 4,000। अच्छा, इस पेड अप कैपिटल में अब हम लोग ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे पेड अप कैपिटल में? कॉल मनी, ठीक है, कॉल्ड मनी पेड, कितना पेड अप हुआ? 76,000, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, 80,000 हमें मिलने वाला था, जिसमें से हमें 10,000 नहीं मिला, फिर आगे जाके ऐड कर दोगे वैसे भी चलेगा, या फिर ऐसे ऐड कर दो 76, ठीक है, तो ये हो गया 7,96,000 जीरो। अच्छा, अब देखो इनका शेयर री इशू हुआ है, अब बोल रहा है री इशू है 90 पर शेयर फुल्ली पेड, री इशू होने से एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा शेयर री इशू हो गया, तो 100 इंटू 90,
तो 90 इंटू 100 या 100 इंटू 90 जो भी लिखो, 9000 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और शेयर फॉर फीचर डेबिट होगा, शेयर फॉर फीचर क्यों डेबिट होगा, क्योंकि 100 का शेयर 90 में री इशू हो रहा है, तो 10 रुपीज का लॉस, लॉस को शेयर फॉर फीचर डेबिट बोल के दिखाते हैं। तो 10 रुपए का लॉस 100 शेयर्स पे यानी 1000। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल हमेशा अपना कैपिटल वैल्यू से एंट्री होता है कैपिटल में, तो ये हम लोग का हो जाएगा 100 शेयर, 100 करके था, अच्छा 10 तो था नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो लॉस होता है ना शेयर फॉरफीचर में और जो प्रॉफिट होता है, दोनों को हमें नेट कर देना होता है। तो ये जब फॉरफिट हुआ था तो 6000 का प्रॉफिट, और जब री इशू हुआ तो 1000 का लॉस, तो नेट करने से 5000 का जो है प्रॉफिट रहेगा, तो वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये सब कंपनी अकाउंट्स में किया जाता है, ठीक है। तो जिनका है वो तो कर रहे हो, जिन्होंने जिनका नहीं है उनका जरूर इसके पहले रहा होगा, इसी वजह से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 5000, तो 6000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1000। फिर भी अगर किसी को कोई इश्यूज है तो मेरा करेंटली कंपनी अकाउंट्स का क्लास चल रहा है, तो तुम लोग वो क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा 5000, ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग का होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है पता है, हम यहाँ जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मुझे कितना शेयर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये देखो कॉल मनी मुझे कितना मिला, 76,000, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे, इसको ना थोड़ा चेंज करते, इसको ऐसे नहीं करके थोड़ा सा आसान तरीके से करते। यहां तक तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखो, ऐड कर दो कॉल मनी ड्यू, ठीक है। कितना ड्यू किया हम लोगों ने, 80,000, तो हम लोग को क्या लगा, हमें कितना मिल जाएगा, 8 लाख। लेकिन कॉल सीनेरियर कितना हो गया है, कॉल सीनेरियर हम लोग का हुआ है यहाँ पर, ये देखो 4000, ठीक है। कॉल सीनेरियर हो गया है 4000, कॉल सीन एरियर, नेट नहीं करके ऐसे कर दो 4000, ठीक है। 4000 कॉल सीनेरियर हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेम ही डेटा आएगा वैसे, 7,96,000 ही आएगा, ठीक है। 7,96,000 आ गया। और यहाँ पर अब हम लोग ऐड कर देंगे री इशू करके जो पैसा हमें मिला, री इशू करके कितना मिला है, 9,000। तो हम लोग का पेड अप कैपिटल, एक्चुअली मुझे कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालेंगे तो 80,000 कैपिटल क्रेडिट, फिर 10,000 डेबिट, तो 80,000 माइनस 10,000, मतलब 70,000, और इधर हो जाएगा 10,000 ऐड 80,000, ये ऐसे होना चाहिए। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं होगा, देखो ये हम लोग का जो है स्टार्टिंग में जो हुआ, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था उसके हिसाब से निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो एंट्री किया उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम लोग को क्रेडिट मिलेगा एंट्री में 80,000, एंट्री के हिसाब से चलते हैं। फिर यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो ये हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया फिर से 10,000 का, ठीक है। अच्छा और देखते हैं और कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है नहीं है, तो ये जो मतलब यहाँ पर हम लोग का जो इसके बाद एंट्री मैंने किया ना, जो हमें ट्रांजैक्शंस नीचे बोला था उसके हिसाब से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल नेट क्या आएगा, डेबिट क्रेडिट 10,000 कैंसिल, तो मेरा क्रेडिट ही आ गया 80,000, ठीक है। तो ये जो 80,000 है ये मेरे पेड अप में ऐड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्रेडिट है ना, ये इतने से कैपिटल क्रेडिट हो रखा है, तो ये 80,000 यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड करने से पता चल जाएगा कि हमें कितना दिखाना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लाख 8 लाख, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 लाख।
ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो, या फिर उस तरीके से जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो मुझे देखो बेसिकली बात इतना ही हो गया ना कि मुझे 80,000 मिलने वाला था, बट 80,000 में से मुझे 80,000 नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है उसमें 10,000 का कैपिटल पूरा पूरा कैंसिल हो गया, जिससे 80,000 तो टोटल मेरा क्रेडिट हुआ था। एक्चुअली मुझे 1,000 100 जो शेयर होल्ड कर रहे थे उन्होंने पैसा नहीं दिया, 100 नहीं शायद 1,000, ठीक है, 1,000 शेयर जो होल्ड कर रहे थे उन्होंने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स। तो 10,000 मुझे नहीं मिला, और मैंने 10,000 का इसीलिए कैंसिलेशन कर दिया, और उसके बाद जब मैंने फिर से रीइश्यू किया तो मेरा 10,000 का कैपिटल फिर से क्रेडिट हुआ, चाहे बैंक मेरा जितने से भी डेबिट क्यों ना हुआ हो, कैपिटल तो मेरा 10,000 से ही क्रेडिट हुआ, ठीक है। और ये टोटल करने के बाद यहाँ पर हमारा 80 लाख आ रहा है। तो ये 80 लाख हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा पता है, जब हम लोग शेयर कैपिटल लिखेंगे ना, तो वहां पर इक्विटी शेयर का वैल्यू हम लोग का जो है 8 लाख आ जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रेफरेंस शेयर का कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर का हम लोग का आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड अप था, ये देखो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का फुल्ली पेड अप था, यहाँ पर दिख रहा था 5%, 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब, और पेड अप है कि नहीं उसका कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो हम लोग को बता दिया है कि कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ तक मैंने बता दिया, ये वाला पॉइंट हम लोग का कवर हो गया। इसके बाद बोल रहे थे डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 8% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 2 अप्रैल। तो डायरेक्टर ने 2 अप्रैल 2002 में जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ट्रांसफर एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। बोल रहा है ये डिविडेंड पे करने के लिए अगर जनरल रिजर्व से कोई अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन ये अप्रैल 2002 का बात है, जबकि ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2002, उसके बाद कंपनी ने डिक्लेयर किया है, मतलब इसका इंपैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। यानी ये जो डेटा हम लोगों को गिवन है ना, ये जो डेटा हम लोग को गिवन है, इसमें हमें नोट्स लिख देना है कि ये हमारी इस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट करेगा ही नहीं, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका नोट्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज लिखना पड़ेगा। तो मैंने कैपिटल का आज कैलकुलेट करके दिखा दिया। बाकी यहाँ पर तुम लोग का टास्क ये होना चाहिए कि तुम लोग खुद ढूंढो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर जाएगा, और इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के रखो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे तो अगर हम थोड़ा जल्दी लिखते हैं तो तुम लोग इसको कवर अप कर पाओ, प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो ये इलास्ट्रेशन 7, ठीक है, और एक इलास्ट्रेशन 8 वो भी हम ऐड कर देंगे इस पीडीएफ में, और पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसका भी तुम लोग स्ट्रक्चर बना के रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते बाय थैंक यू मैम। मैम। हैं।